नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हमारी खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप। 23 में प्रदेश, 24 में देश, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव और देश में होने वाले चुनावों के संदर्भ में बात करते हैं। आज बात होगी संघ के क्रिसमस भोज की, जिसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। कोई इसे ईसाई वोटर्स को साधने की कवायद बता रहा है, तो कोई राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में सराहनीय है पहल। जाहिर तौर पर जो बीजेपी धर्मांतरण के लिए अक्सर ईसाई धर्म पर सवाल उठाती रही है, उस बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत आरएसएस ने ईसाई वोटर्स को लुभाने की कोशिश शुरू की है और एक भोज का आयोजन दिल्ली में रखा गया है, जिसमें कश्मीर से लेकर केरल तक के तमाम चर्च प्रमुखों को बुलाया गया है। इसके पीछे क्या वजह है और राजनीतिक दल इसे किस तरह से देख रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ेंगे। सनवर पटेल, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, भोपाल से हमारे साथ में जुड़ेंगे। नितिन भंसाली, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में यहाँ स्टूडियो से मौजूद हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। इन तीनों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मसले को समझिए कि अब तक क्या कुछ बयानबाजी इसके ऊपर हुई है। ईसाइयों को साधने आरएसएस का बड़ा दांव। पहली बार क्रिसमस भोज का आयोजन। कश्मीर से केरल तक के चर्च प्रमुखों को न्योता। संघ के क्रिसमस भोज पर बयानों का फुल डोज। संघ के लिए राष्ट्र पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विभाजन नहीं किया कि कौन क्रिश्चियन है कौन मुस्लिम है, उससे आरएसएस दूर रहेगा। वो हमेशा सबके साथ रहे। पर ये सिर्फ दिखावा है, इनके मन में कोई धर्म नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला की मेजबानी में संघ ने क्रिसमस भोज का आयोजन क्या रखा, सियासत में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस इसे विशुद्ध राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि आरएसएस कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, बल्कि कांग्रेस की नजर में ही दोष है। बहरहाल इतिहास में पहली बार संघ क्रिसमस भोज का आयोजन कर रहा है, जिसमें कश्मीर से केरल तक के चर्च प्रमुखों को न्योता दिया गया है। जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे कि आखिर आरएसएस ने क्रिसमस भोज का आयोजन क्यों किया? क्या इसका एकमात्र लक्ष्य ईसाई वोटर्स को साधने की कोशिश है? क्योंकि कांग्रेस तो यही मानती है कि भागवत वोट के लिए कभी मस्जिद मजार जा रहे हैं, तो कभी क्रिसमस भोज का आयोजन कर रहे हैं। कि वोट क्या क्या नहीं कराती, क्योंकि उसकी जमीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। पर ये सिर्फ दिखावा है, इनके मन में कोई धर्म नहीं है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि जाति से जाति को लड़ाओ, धर्म से धर्म को लड़ाओ, सभी धर्मों का सम्मान करो। हम तो इतना जानते हैं, 4 वेद शस्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख होए। एक तरफ कांग्रेस नेता आरएसएस के क्रिसमस भोज को बीजेपी का जनाधार बढ़ाने की फील्डिंग बता रहे हैं, तो बीजेपी अब कांग्रेस की नजर में ही दोष बता रही है। संघ के लिए राष्ट्र पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है, और इसीलिए सामाजिक समरसता की दिशा में एक बहुत अच्छा निर्णय है। परम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य करता है, राष्ट्र की सेवा करता है, मानव की सेवा करता है। इसमें कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विभाजन नहीं किया कि कौन क्रिश्चियन है कौन मुस्लिम है, उससे आरएसएस दूर रहेगा। वो हमेशा सबके साथ रहे। पर कांग्रेस की दृष्टि में ही दोष था। सियासी बयानबाजी से इतर ईसाई समाज की प्रतिक्रिया भी सुनिए। हम एक दूसरे से बार बार मिलेंगे, बार बार बैठकर बातें करेंगे, भोजन करेंगे, इसमें हमारा संबंध बढ़ेगा। कुल मिलाकर आरएसएस ने क्रिसमस भोज के बहाने जो राष्ट्रीयता का नया डोज दिया है, उसे राजनीतिक दल कितना पचा पाते हैं और सियासी नजरिए से कितना अहम है ये भोज, ये बड़ा सवाल है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो सियासी नजरिए से कितना अहम है ये भोज, ये वाकई में बड़ा सवाल है। और भोज का आयोजन मेघालय हाउस में रखा गया था, दिल्ली में आयोजन हो चुका है। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि कश्मीर से लेकर केरल तक के चर्च प्रमुखों को खासतौर पर इसमें बुलाया गया। और खास बात यह है कि
जो क्रिश्चियन फोरम बना हुआ है, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मंच, जो कि आरएसएस की ही एक इकाई है, उसकी तरफ से इसका आयोजन किया गया था और उसमें तमाम चर्च प्रमुख शामिल हुए हैं। अब इसके क्या मायने हैं, इस पर बातचीत करने के लिए जो कि 3 मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। सनवर पटेल साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। लगातार धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी मुखर पार्टी रही है और जब भी धर्मांतरण का जिक्र आता है कहीं ना कहीं ईसाई समाज ही निशाने पर रहता है। अब एक तरफ मुखर होना इस तरह से और दूसरी तरफ इस तरह के भोज का आयोजन, इसको किस तरह से समझें? देखिए हितेश जी, बहुत ही स्पष्ट है कि संघ ने सदैव से राष्ट्र सेवा और मानव सेवा के काम को अपने हाथ में लिया है। कैसे भारत माता विश्वगुरु बने, कैसे भारत आगे बढ़े, भारतवासी आगे बढ़े, समृद्धशाली बने, यह संघ का मुख्य एजेंडा है। और उसमें कहीं यह एजेंडा नहीं है कि एक ही धर्म के लोग आगे बढ़े, दूसरे धर्म के लोग ना बढ़े, ये कहीं नहीं। अब जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस ने सदैव इन समाजों को संघ से दूर रखने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी से दूर रखने का प्रयास किया है, चाहे ईसाई समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो। अब देखिए, आप अभी आपके चैनल पर जब मैं बयान देखता हूं तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कभी मस्जिद और कभी मजार। अरे भाई, न मस्जिद न मजार, संघ का सीधा कहना है कि सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है। मुस्लिम भाई मस्जिद जाए, मजार जाए, हिंदू भाई मंदिर जाए, सनातनी जो भाई लोग हैं वो मंदिर जाए, ईसाई भाई चर्च जाए। अगर मदरसे में मिलने गए हैं, अगर ईसाई भाइयों को भोजन का काम करने का काम किया है कि सबको साथ में बैठकर भोजन करना है, तो इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, वो मदरसे को भी मस्जिद बता रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर कांग्रेस की जो नियत है उसमें खोट है। वो समाजों को बांट के रखना चाहते हैं और संघ पूरे भारतवर्ष के सारे 140 करोड़ लोगों को तो सनवर पटेल जी का ये कहना है कि संघ समाज सेवा में लगातार लगी रही है और तमाम अलग अलग वर्गों को, अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर चलना जानती है। कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है? नितिन बंसाली साहब, आपको इसमें राजनीति क्यों नजर आ रही है इस आयोजन को लेकर? मुझे ये बताइए कि इतने वर्षों तक ना आरएसएस प्रमुख या आरएसएस के लोग मस्जिद गए, ना ही इतने वर्षों तक कभी ये चर्च गए। अचानक ये इनको ऐसे कौन सी देशभक्ति उमर पड़ी है, राष्ट्रवाद की ये बात करने लगे हैं कि ईसाइयों को इन्होंने लंच पर आमंत्रित किया। देखिए, केरल से कश्मीर, मैं ये लंच को कहीं से भी सामाजिक नहीं मानता है, पूर्ण रूप से राजनीतिक एजेंडा है। कश्मीर से केरल, कश्मीर में मैं आपको बता दूं 2011 की जनगणना के अनुसार 1,25,00,000 वोटर है, जिसमें 36,000 वोटर जो है वो ईसाई हैं। इसी प्रकार हम नागालैंड, मिजोरम और अन्य उत्तर पूर्व के जो 4 राज्य जहां पर चुनाव होने, वहां पर 70% ईसाई मतदाता हैं। इसी प्रकार केरल में 18% ईसाई मतदाता है। तो ये मूर्ख बनाने की जो इनकी योजना है ये सफल नहीं होगी। सभी जानते हैं कि किस तरह से आरएसएस और भाजपा ने हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को सिख से ईसाई को लड़वाने का, भाई और भाइयों को लड़वाने का काम किया है। ये जग जाहिर है, किसी से छुपी बात नहीं है। चर्च पर और पादरियों पर हुए हमले, भाजपा शासित राज्यों में जो हमले हुए, उन्हें कोई कैसे भूल सकता है? तो इनकी जमीन जो है ये खिसक रही है। ये कभी मस्जिद जा रहे हैं, कभी ईसाई भाइयों को लंच पे बुला रहे हैं, कभी मोटा अनाज खाने की बात करके संस्कृति की बातें कर रहे हैं। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की नींव हिली हुई है। 2023 और 2024 के मद्देनजर ये धर्मों के नाम पर राजनीतिक आड़ लेकर। सनवर पटेल साहब, क्या कहेंगे इस पर कि सिर्फ और सिर्फ जो है आने वाले जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उन चुनाव के वोट बैंक पर निशाना साधने की कोशिश है, चाहे वो पूर्वोत्तर, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात हो, चाहे केरल का जिक्र किया, मध्य प्रदेश का जिक्र उन्होंने किया, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, और ये वोट बैंक जो है इसको साधने की कोशिश भर के रूप में इसे देख रहे हैं। हितेश जी, देखिए, हमारे विद्वान साथी तो पहले से ही राजनीतिक भाषा का उपयोग कर, हर बात में उनको राजनीति करना है और राजनीति भी ठीक से नहीं करना है। जहां 1 करोड़ से ऊपर वोट बताते हैं, वहां 36,000 वोट ईसाई भाइयों के बताते हैं। तो 36,000 अगर ईसाई भाइयों के वोट है उनके कथन के अनुसार, तो कितना प्रतिशत हुआ और कितने प्रतिशत वो लोगों को साधने की ये मुहिम है? तो ये खुद के ही सवाल और खुद के ही जवाब। अब बताइए आप कि 36,000 वोटों का प्रतिशत कितना हुआ? देखिए, हमारी चाहे 1 हो या 2 हो, मेरी बात सुनिए, प्रतिशत चाहे 1 हो या 2। मैंने केरल का जिक्र किया, तो केरल में तो आपको जवाब नहीं दे रहे, जहां पर 18% ईसाई मतदाता है, 70% उत्तर पूर्व में जिन 4 राज्यों में चुनाव है वहां पर 70%
जनता जो पार्टी है ने नहीं, वो संघ ने ईसाई है, नहीं। उसका जिक्र आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका जिक्र आप नहीं करेंगे। आप लोग मोटा चावल, मोटा अनाज खाइए, चर्च चाहिए, ये मस्जिद चाहिए, जनता आपके बदलते में नहीं आने वाली है। डालो और शासन करो, लोगों को पढ़ने नहीं दिया, लोगों को हाथों में आपने पाने पकड़ा है और सच्चर कमेटी आपको अपना आईना दिखा रही है। आपके द्वारा बनाई गई सच्चर कमेटी आपको अपना आईना दिखाती है कि आपने 70 साल में क्या आईना किया। देख चुकी है जनता, कैसे आप लोग इस आरएसएस के नाम पर किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, इतने साल मस्जिद या मस्जिद क्यों नहीं गए, या फिर ये ईसाई भाइयों को क्यों लंच पे नहीं बुलाया? भाई इसका जवाब दो ना, क्यों नहीं? आपको देख के बुलाएं क्या? नजर आ रही है अरे भाई आज मीडिया साहब, है। प्रतिशत की बात मत करिए। मैंने जो केरल और जो उन 4 ठीक है, अच्छा ठीक है, जवाब ले लेते हैं, बात की उस पर ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सनवर जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर, जो सवाल नितिन बंसाली कर रहे हैं? तो हितेश जी, सदैव से संघ के साथ सब लोग जुड़े हैं। जब जब संघ को किसी ने बुलाया है, संघ ने उचित समझा है, वो हमेशा गए हैं। और अब हितेश जी, अब ये नितिन जी जो है, बंसाली जी, इनको बता कर तो नहीं जाएंगे ना कि हम कहाँ जाने वाले, ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए मेरे साथ में कैमरा आ गया तभी तो प्रधानमंत्री माता जी से ठीक है, चलिए शशांक जी भी साथ में है। सनवर जी आपके पास आ रहा हूँ, दोनों के पास आ रहा हूँ। शशांक जी हमारे साथ में है, वो चर्चा को लगातार सुन रहे थे। शशांक शर्मा जी, जानना चाहेंगे आपसे, ये जो आयोजन हुआ है और इस आयोजन को लेकर मैं, चूंकि हमने लगातार कहा कि कश्मीर से लेकर केरल तक के चर्च प्रमुखों को बुलाया गया है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मंच, जो कि आरएसएस की एक इकाई है, उसकी तरफ से इस आयोजन में पहली बार यूपी और एमपी के चर्च प्रमुखों को बुलाया गया है। ये 2 राज्य इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि पिछले कुछ समय के दौरान पादरियों पर, चर्चों पर और या फिर ईसाई समाज के लोगों पर हमलों के मामले इस इलाकों से ज्यादा आए हैं। ऐसे में ये जो आयोजन हुआ है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपका आकलन क्या है शशांक जी? देखिए हितेश जी, ऐसा है कि समाज के अंदर में, देश के अंदर में, अगर मान लीजिए अगर ये आरोप लगता है कि कोई एक संगठन किसी दूसरे संगठन से नहीं मिला, नहीं गया, आया, लेकिन अब अगर मिल रहा है तो ये अच्छा है या बुरा? इस प्रश्न का जवाब मुझे लगता है ये राजनीति नहीं दे सकती, क्योंकि राजनीति का काम एक वोट बैंक और चुनाव, और हमेशा उसी दृष्टि से देखते हैं। अगर देश की दृष्टि से देखें, अगर मान लीजिए हम माने भी कि आज तक नहीं गए, तो अब जो गए हैं मुझे लगता है कि इसका स्वागत होना चाहिए। दूसरी बात, ये प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा हितेश जी कि जो गोलवरकर जी थे, है ना, जो द्वितीय सरसंघ चालक हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनकी जीवनी एक केरल के ईसाई व्यक्ति ने लिखी थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि संघ के साथ कोई भी ईसाई कनेक्ट नहीं हुआ, कभी गए ही नहीं, लेकिन यह है कि संख्या बहुत कम रही, क्योंकि हमेशा एक जो मुद्दा था देश का धर्मांतरण, वो हमेशा संघ मानता था कि ये देश के हित में नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये जो ईसाइयों के साथ मिलने जुलने का कार्यक्रम है, वो कोई अभी नहीं हुआ है। आपको जान के आश्चर्य हुआ कि केरल में एक संस्था बनी है जिसका नाम है सेव अवर नेशन इंडिया, और इसमें अभी 22 अक्टूबर, मेरे ख्याल से अभी अक्टूबर 2022 में इसका गठन हुआ है। इसमें अपने अब्राहम जी इसमें है, पीटी उषा इसमें, पीटी उषा को आपको याद होगा कि अभी ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मेरा कहना यह है, अभी आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब गए थे यूरोप की यात्रा पे, तो पोप से मिलकर आए थे। आज की खबर है कि पोप को उन्होंने भारत आने का निमंत्रण दिया है। तो मुझे लगता है कि संघ के बारे में जितनी मेरी समझ है, वो सबसे संपर्क करते हैं, लेकिन जब वो मुसलमानों से या ईसाइयों से संपर्क करते हैं, उनकी बैठक लेते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, ये हेडलाइन बन जाती है। लेकिन इन सबके बीच में इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर समाज मिल रहा है तो देश के हित में है। शशांक जी का ये कहना है कि अगर समाज मिल रहा है, इस तरह की कोशिश अगर हो रही है, तो इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कई और सवाल हैं इस भोज को लेकर की। जो ये भोज का आयोजन किया गया है, इसके पीछे क्या राजनीतिक मकसद है, या जिस तरह से शशांक जी कह रहे हैं कि उसको राजनीतिक मकसद से देखने की जरूरत नहीं है। आरएसएस का क्रिसमस भोज, राष्ट्रीयता का नया डोज, ये इस विषय पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। नितिन बंसाली जी, एक सवाल आपसे भी, चूंकि चर्चा इससे पहले हम लोगों ने की थी और कई अलग अलग विषयों पर बातचीत की। एक महत्वपूर्ण बात जो जहन में आती है वो ये कि लगातार पिछले कई चुनावों के दौरान अगर देखा जाए तो ईसाई समुदाय को कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, कि अमूमन ये ऐसा वोट बैंक है जो लगातार बड़े कोर वोटर के रूप में कांग्रेस साथ में खड़ा रहा है। अब ऐसे में आरएसएस अगर इस तरह का आयोजन करती है, बीजेपी इस तरह का आयोजन करती है, तो क्या आपको चिंता है
कि ये वोट बैंक कहीं खिसके ना। देखिए, कांग्रेस हमेशा धर्मनिरपेक्ष पार्टी रही है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारा नारा है। हमें किसी बात की चिंता नहीं, हमें चिंता इस बात की है कि ये जिस प्रकार समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी, मुंह में राम और दिल और दिमाग में नाथूराम, तो इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क है। जिस प्रकार ये जुमलेबाजों ने, भाई इनको चर्चा ही करनी है, ये समाज प्रमुखों को बुलाए, देश के बुद्धिजीवियों को बुलाए और बैठकर चर्चा करें गिरती अर्थव्यवस्था पे, बढ़ती बेरोजगारी पे, बढ़ती महंगाई पे, इसके समाधान पे चर्चा करें। ये मोटा अनाज खाने से और चुनाव के समय संस्कृति की बात करने से, चुनाव के समय गौ माता की, भगवान श्री राम की, ईसाइयों के भोजन की, मस्जिद में जाने की, चर्च में जाने की चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है ये सब दिखावा है और नौटंकीबाज लोगों का नौटंकी करना था। यात्रा निकाली, लोगों के हाथ छिटक रहे हैं, फोटो नहीं खींचने दे रहे लोगों को, बदतमीजियां कर रहे हैं। आपको तो लोगों से बात करने का समय है नहीं। अगर कोई संवाद कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। कौन फोटो खींचने नहीं दे रहा और कौन क्या कर रहा है भैया? आप चलिए, हम आपको आमंत्रित करते हैं भारत जोड़ो यात्रा में। मुख्य रूप से तो भारत जोड़ो यात्रा का भी इफेक्ट दिख रहा है। जो ये बोल हो रहा है, ये जो राजनीतिक बोल आप करवा रहे हो, इसमें बहुत बड़ा एक मुद्दा ये भी है कि भारत जोड़ो यात्रा से आप लोगों की जमीन हिल तो रही थी, पर भूकंप आ गया। कोई जिम्मेदार लोगों से संग मिलता है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पर अभी क्यों मिल रहा है? पहले क्यों चिंता नहीं की आप लोगों ने? शर्मा जी ने कहा, चलिए ये बता दीजिए, चलिए हमने आपकी 4 बातों के जवाब दिया, आप भी एक दे दीजिए कि मिलना अच्छी बात है या बुरी बात है? अरे मिलने अगर किसी समाज से मिल रहे हैं, मिला जाए तो हम भी स्वागत करते हैं, पर मैंने जैसा कि कहा, ठीक है शशांक जी बने, ठीक है, ये आपकी नीयत ठीक नहीं। ठीक है शशांक जी बने। शशांक जी इन सब के बीच में, चूंकि हम इससे पहले मैंने चर्चा की थी आपको इस आयोजन को लेकर, दूसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष है ईसाई समुदाय। अब ये जो जिस तरह का आयोजन हुआ है और इस आयोजन में चूंकि तमाम चर्च प्रमुखों को बुलाया गया है, शामिल किया गया है, मैं उस नजरिए से देखूंगा, उस समाज के नजरिए से सवाल आपका है कि क्या अब ईसाई समुदाय को भी लगता है कि कथित तौर पर जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी से एक दूरी अपन मानते रहे दिखती रही है, क्या अब उनको भी लग रहा है कि जिस तरह से देश पर लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार है, आरएसएस प्रमुख है, तो ये उनके पास में अब दूरी को दूर किया जाए, पास में मिला जाए, बैठा जाए? क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या ये सोच हो सकती है? देखिए हितेश जी, स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर आक्रमण हुए, जिस प्रकार की बातें प्रचारित हुई, उससे निश्चित तौर पर जो अल्पसंख्यक वर्ग था वो उसकी दूरी बनी। लेकिन 1990 के बाद जो आज हम देख रहे हैं वो परिस्थिति बदल गई है। आज कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और जहां जहां पर सरकारें हैं वहां पर आप कहेंगे कि ईसाइयों की विरोधी है, मुसलमानों की विरोधी है, तो ऐसा कुछ देखने में आ नहीं रहा है। सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो एक जो दूरी बनी हुई थी वो पिछले 20-25 वर्षों में निश्चित तौर पर वो दूरी कम हुई है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक जो वैचारिक संभाव है, उसकी दृष्टि से कहीं ना कहीं हम जो बात कह रहे हैं वो इस बैठक की कह रहे हैं ना हितेश जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2016 में 200 से अधिक ईसाई बुद्धिजीवी दिल्ली में बैठे और उन्होंने राष्ट्रीय ईसाई मंच बनाने के विषय पर विचार विमर्श किया। और ये 2016 से लेकर 2022 तक निरंतर इस पर बातचीत चल रही है। एक रामलाल जी हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत वरिष्ठ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी देखते थे। अभी लगभग 3-4 महीने पहले वो केरल में रहे और केरल में वहां के कितने आर्क बिशप और जो क्रिश्चियन बुद्धिजीवी हैं उनके साथ मिला। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। संघ का एक संपर्क विभाग होता है जिसका साल भर का कार्यक्रम होता है। हर समाज, हर मजहब, हर धर्म, हर पंथ, हर संप्रदाय हर जगह जाकर मिलते हैं। लेकिन यही है कि बात अब क्योंकि चुनाव की हो जाती है, राजनीति की हो जाती है। ठीक है, नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। संक्षेप में कीजिएगा क्योंकि समय की कमी है जी। माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी जो बैठे हैं ये बिल्कुल वन साइडेड बात कर रहे हैं, बिल्कुल वन साइडेड बात। मैं इस बात का कहीं पे भी समर्थन नहीं करूंगा। ये पूर्ण रूप से राजनीतिक लंच है, ये मोटा अनाज खाना, एन चुनाव के वक्त पे ईसाइयों को भोज पे बुलाना, चर्च जाना और मस्जिद जाना, मजार जाना, ये सब चीजों को लोग समझते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार जी ने वन साइडेड बात की है। मैं ठीक है, ये आपका पक्ष है और शशांक जी अपना पक्ष रख रहे थे। पूरी देश की जनता ने इनको नकार दिया, फिर भी ये सही बात को स्वीकार नहीं करते हैं।
अगर कोई सही अब बोले तो कुछ देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा। आपका वक्त है, हमारा दौर आएगा, इंतजार करिए। चलिए समय की कमी है, चर्चा ऐसी है कि बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।